श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और बेहद खास विषय पर हमने आज इस भेंट वार्ता का आयोजन किया हुआ है। 28 जुलाई बहुत खास दिन है। इस दिन हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं और इसके बारे में और श्रोताओं को जागरूक करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमने बेहद खास मेहमान को अपने स्टूडियोज में आज आमंत्रित किया है। आपका हम परिचय करवा दें। आप हैं डॉक्टर प्रदीप चौहान, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और आप IMO इंचार्ज हैं शासकीय ESIS हॉस्पिटल सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अपने आरंभिक संबोधन में कहा कि 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मना रहे हैं जी। तो इस दिवस के माध्यम से हम जानना चाहेंगे हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस क्या है और ये कैसे हो सकता है। जी दीपक जी, सबसे पहले मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 28 जुलाई को पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता है। डॉक्टर ब्लूमबर्ग, उन्होंने हेपेटाइटिस बी की खोज की थी और उन्हीं के जन्म दिवस पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस खत्म करने की बात कही है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को उसकी एक थीम होती है जो इस वर्ष है हेपेटाइटिस कांट वेट या हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। यह माताओं और नवजात में हेपेटाइटिस रोकने पर केंद्रित है। ये कैसे होता है मैं ये बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को। इसके मुख्य कारण हेपेटाइटिस बी और सी के जो मुख्य कारण हैं वो हैं असुरक्षित इंजेक्शंस, असुरक्षित सुई, चिकित्सा प्रक्रिया, गोदने का प्रयोग, जो टैटू वगैरह लगाते हैं वो उसका प्रयोग, असुरक्षित यौन संबंध गर्भवती महिलाओं से बच्चे में। और इस प्रकार मैं बताना चाहूंगा हेपेटाइटिस ए और ई के क्या कारण हैं। ए और ई इसके मुख्य कारण रहते हैं दूषित भोजन के सेवन से और दूषित पानी के सेवन से। मुख्य इसमें एक फीकल ओरल रूट एक टर्म है मेडिकल टर्म में, जिसमें कि ये इन्फेक्शन हमारे जो फीकल मैटर जो निकलता है, जो हम शौच करते हैं तो उसमें जो निकलता है वो अगर किसी तरीके से मुंह में आ जाए तो ये हेपेटाइटिस ए और ई का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस के अन्य कारण हैं वो हैं अत्यधिक शराब का सेवन, टॉक्सिन्स और एंटी इम्यून डिजीज। इसके कारण भी हेपेटाइटिस होता है। तो ये 5 प्रकार का होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ये सबसे अधिक संक्रामक है। इसके कारण एशिया और अफ्रीका में महामारी पैदा हो चुकी है। विश्व की जनसंख्या के 1/3 लोग यानी लगभग 2 अरब से अधिक हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं एवं 35 करोड़ के लगभग कैरियर बन चुके हैं। जो संक्रमित तो हो चुके हैं उनको लेकिन कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों में यह संक्रमण फैला सकते हैं, जिनको कैरियर बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी का मुख्य कारण संक्रमित रक्त या असुरक्षित यौन संबंध है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा बाकी जो प्रकार हैं हेपेटाइटिस के वो हैं ए, सी, डी एवं ई। और हेपेटाइटिस सी से इसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है कैंसर की। और मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी और सी दोनों लिवर पर प्रभाव डालते हैं और हेपेटाइटिस सी से कैंसर रोग हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हेपेटाइटिस के प्रकार के बारे में बताया और हेपेटाइटिस हमारे शरीर के मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। और इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जितने भी प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं उनमें सबसे खतरनाक किस्म का जो हेपेटाइटिस होता है वो कौन सा होता है और क्या ये लीवर के अलावा हमारे शरीर के किसी दूसरे अंग को भी प्रभावित कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया दीपक जी आपने। और इसका जो सबसे खतरनाक वेरिएंट जो है हेपेटाइटिस का वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये दोनों बाकी 5 वेरिएंट्स में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा संक्रमित करने वाले और सबसे ज्यादा जानलेवा ये 2 ही वेरिएंट्स हैं। और इसमें सबसे ज्यादा असर इसमें होता है लिवर के ऊपर। और एक बार लिवर जब प्रभावित होता है तो लिवर के साथ में उससे जितने भी बाकी ऑर्गन्स भी हमारे इंटर रिलेटेड रहते हैं लिवर के साथ में, गॉल ब्लैडर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, तो इन सब में भी इनका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया इसमें मुख्य लक्षण जो रहते हैं सबसे ज्यादा देखने में आता है कि किसी को अगर हेपेटाइटिस रोग से संक्रमण हुआ है तो पीलिया सबसे पहले देखते हैं। उसका शरीर, उसकी आंखों का रंग
पीला होने लगता है, पेशाब पीली आने लगती है, उसको भूख नहीं लगती, उल्टी आ सकती है, थकान रहती है, पेट में दर्द रहता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा एक सवाल भी सब लोगों के मन में रहता है कि किस इन्फेक्शन के लगने के बाद, संक्रमित होने के बाद, कितने माह बाद या कितने दिनों के बाद वो उस संक्रमण का असर हमें दिखाई देगा। जी। तो मैं बताना चाहूंगा, हेपेटाइटिस ए किसी को अगर संक्रमण हुआ है तो लगभग 1 माह के बाद उसको हेपेटाइटिस ए के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। हेपेटाइटिस बी जो है वो लगभग 3 माह के बाद अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है। हेपेटाइटिस सी 15 दिन से 6 माह तक आदमी स्वस्थ रह सकता है और उसके बीच में 6 माह के अंदर उसको लक्षण दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। हेपेटाइटिस डी और ई ये दोनों लगभग 15 दिन से लेके 2 से 2.5 माह तक इनके लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। हम अगर किसी भी हेपेटाइटिस से इन्फेक्ट हुए हैं तो सबसे पहले तो इसकी जांच कराना चाहिए। जैसे ही हमें लक्षण जो मैंने बताए कि पेशाब पीली आ रही है या आंखों का रंग बदलना शुरू हो गया है, मतली सी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं और ब्लड टेस्ट करा के अगर टाइप पता पड़ जाता है तो उस टाइप के लिए हम अपना उपचार कर सकते हैं। क्या सभी प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं सबकी जांच भी क्या एक ही प्रकार की होती है? एक ही जांच से मालूम चल जाएगा कि कौन सा हेपेटाइटिस आपको हुआ है? नहीं, इसके लिए हेपेटाइटिस के लिए तो हम एक जांच करते हैं जिसमें कि हमें ये पता पड़ जाता है कि लिवर से संबंधित कोई बीमारी हो गई है और उसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं और उसमें हमको समझ में आ जाता है कि लिवर से संबंधित उसमें सूजन आ चुकी है या लिवर का कोई रोग हो चुका है, ये हमको समझ में आ जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हमें उसका टाइपिंग कराना है तो उसके लिए उसके टेस्ट अलग रहते हैं। हेपेटाइटिस ए का अलग रहता है, सभी के अलग अलग टेस्ट रहते हैं जो कि पैथोलॉजिस्ट के यहाँ उपलब्ध हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने हेपेटाइटिस के लक्षणों की बात की और लक्षण के कितने दिन के बाद आपको मालूम चल जाता है कि वास्तव में आप हेपेटाइटिस के शिकार हुए हैं और टेस्ट क्या क्या उसके होते हैं। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस के बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं, क्योंकि खासकर हम जब मानसून सीजन में इसे मनाते भी हैं हेपेटाइटिस दिवस को, तो मानसून में कहा जाता है कि ज्यादा ये फैलता है, तो कैसे बचाव कर सकते हैं? जैसा मानसून का आपने पूछा, होता ये है कि मानसून के समय हर जगह जहां भी हम देखते हैं कि पानी भरा रहता है, गड्ढे भी भरे रहते हैं, हर जगह पानी बहता रहता है। कई बार होता यह है कि सीवेज लाइन जो रहती है जिसमें हमारा सीवेज का पूरा पानी रहता है, गंदा पानी रहता है, और अगर वो लाइन हमारी जल प्रदाय वाली जो पानी पीने वाली लाइन रहती है, अगर उसमें कहीं पे कोई ब्रेकेज है तो वहां से पानी लीक होता है। और अगर ये दोनों पानी मिल जाते हैं और जैसे ही पानी की सप्लाई रोकी जाती है तो नेगेटिव सक्शन हो जाता है उस जल प्रदाय की लाइन में और गंदा पानी उसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है फीकल ओरल रूट जो मैंने बताया उस प्रकार से इन्फेक्शन का। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मानसून सीजन में कैसे जो गंदा पानी होता है वो स्वच्छ जो पानी का स्रोत होता है उससे मिलकर ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस के बचाव की बात हम करें तो जैसे टीकाकरण की बहुत बात होती है, तो क्या सभी प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए टीका है या कुछ खास प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए टीका है? टीका कितनी उम्र में लगाना चाहिए और उसके कितने डोज होते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है वो हमारी जो राष्ट्रीय टीकाकरण रिजीम है उसके हिसाब से 1 माह की उम्र में पहली डोज और 6 माह से 1.5 साल के बीच दूसरी डोज लगती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो 19 वर्ष के सभी बच्चों को लग जानी चाहिए उसके पहले, हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा हाई रिस्क के लोग भी, अगर ऐसा लगता है कि हाई रिस्क का है, वो कॉन्टैक्ट इस टाइप के हैं उनके कि उनको किसी प्रकार से संक्रमण हो सकता है, तो ऐसे लोगों को भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाना चाहिए। रूटीन वैक्सीनेशन में हेपेटाइटिस बी नवजात के अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले लग जाना चाहिए। 6 दिन में, 8 दिन में जब भी वो डिस्चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल से पैदा होने के बाद, तो उसका पहला वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का लग जाना चाहिए। इसके पश्चात बच्चे के 18 माह के होने तक दूसरा डोज भी लग जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी ग्रसित मां के बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के अलावा हेपेटाइटिस इम्यून ग्लोबुलिन भी लगना चाहिए, वह भी बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर। यह भी बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के अलावा अन्य बचाव के तरीके भी हैं, वो भी दीपक जी मैं बताना चाहूंगा। जी जरूर। रक्त एवं रक्त उत्पादों का उपयोग केवल लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही करें। सुई, रेजर, टूथब्रश तथा टॉवेल शेयर न करें। सुरक्षित यौन संबंध तथा निरोध का उपयोग करें। बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर
हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन का टीका अवश्य लगवाएं। साफ सुथरा भोजन एवं उबला पानी यूज करें। डॉक्टर साहब, आखिरी में चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस के इतने सारे प्रकार हैं और इतने खतरनाक तरीके से ये हमारे शरीर पे प्रभाव डालता है, तो आम श्रोताओं के मन में ये जरूर जिज्ञासा होगी कि क्या हेपेटाइटिस होने के बाद ये सही हो सकता है या इसका दूसरा कोई विकल्प है? देखिए, हेपेटाइटिस जो बीमारी है, बचाव ही सबसे उत्तम इसका तरीका है कि हम अपने आप को बचा कर रखें और जो तरीके मैंने बताए हैं, हम वैक्सीनेशन पूरा करवा कर रखें, तो उससे ये बीमारी हम कंट्रोल में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। और हम पूरी अपनी, अगर भगवान ने हमें 100 साल की उम्र दी होगी, तो हेपेटाइटिस होने के बाद भी हम 100 साल जिएंगे, अगर हम अपना हर चीज नियंत्रण में रखते हैं, खान पान में ध्यान रखते हैं और सभी तरीके से हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी में एक बात संक्षेप में आपसे और जानना चाहेंगे कि आम आदमी अपने स्तर पर छोटे छोटे बचाव करके क्या वो कदम उठा सकता है जिससे वो इस बीमारी से बचा रह सकता है? देखिए, अभी मानसून का सीजन चल रहा है और हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी रहते हैं और कई बार कौतूहलवश किसी हाथ ठेले पर फल रखे हुए हैं तो वो हमसे आग्रह करने लगता है कि पापा हमें ये खाना है, और कटे हुए फल भी रहते हैं, लोग उन फलों को भी खा लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी फल हम खाएं, अच्छे से धोने के बाद ही खाएं, बिना साफ किए। सबसे ज्यादा संक्रमण इन्हीं के द्वारा फैलता है और हमें हमेशा बिल्कुल अच्छे से उसको स्टरलाइज करके ही मानसून में इस प्रकार के फलों का उपयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं के बीच में गई। आपने बताया कि हेपेटाइटिस ये बहुत गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है और इसके मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ हम पूरी सटीकता से अपनी दिनचर्या को करते हुए अपने जीवन को जी सकते हैं। और हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है ताकि हम हेपेटाइटिस से बचे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर प्रदीप चौहान, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और IMO इंचार्ज, शासकीय ESIS अस्पताल सागर से हमारे बीच आप पधारें और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर आपने तमाम श्रोताओं को इतनी उपयोगी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।